नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के परिदृश्य की अगर बात करें तो चुनावों की आहटें यहाँ पर तेज हो रही हैं और हम सब जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर एक बदलाव के दौर से गुजर रहा है, जिसका साक्षी अभी हाल ही में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे। आम जनता ने बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महोत्सव में भाग लिया था और अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम जम्मू कश्मीर के दौरे पर आई थी और उनकी तरफ से भी ये इशारा दिया गया था कि बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस होंगे। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के सिनारियों की अगर बात करें या फिर राजनीतिक गलियारों की अगर बात करें तो किस ओर जम्मू कश्मीर जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है जिनका तारुफ आपसे करा दूं। हमारे साथ श्री कविंदर गुप्ता जी मौजूद हैं जो फॉर्मर डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर के रह चुके हैं। कविंदर जी, स्वागत है आपका सर। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर बात करें तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो टीम आई है और जिस तरह उन्होंने डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंटेटिव्स, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी एजेंसीज और उनके रिप्रेजेंटेटिव से बात की, किस ओर जम्मू कश्मीर बढ़ रहा है और खासकर असेंबली इलेक्शंस की अगर बात करें सर। देखिए, 5 अगस्त 2019 के बाद जिस प्रकार से एक असमंजस की स्थिति बनी थी, यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल हुआ यहाँ पर, तो बहुत सी चीजें बदली। हालात को देखते हुए उस वक्त ये जरूरी भी था। उस वक्त भी जब यूटी बनाई गई तो बार बार इस प्रकार की डिमांड उठती थी। हालांकि हम अगर जाने समझें कि 5 अगस्त 2019 के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, दूसरी डेवलपमेंट के लिए, सड़कों के मामले में, एजुकेशन के मामले में बहुत आगे बढ़े हैं हम। लेकिन एक डिमांड उठती रही, स्टेट वापस दो। तब भी अमित शाह जी जो माननीय गृह मंत्री थे या हमारे प्रधानमंत्री जी ने संसद के पटल पर कहा था सभी चीजें ठीक होंगी। इस वक्त डिलिमिटेशन कराना जरूरी है। वो प्रोसेस चला, क्योंकि पुरानी जो डिलिमिटेशन थी तो 2026 तक कुछ नहीं होगा, इस प्रकार की एक अपने बहुमत का गलत फायदा उठा करके उस वक्त से ये प्रस्ताव पास किए गए थे। कॉन्स्टिट्यूंसीज जो बनाई गई, विधानसभा क्षेत्र जो बनाए गए, उसमें बराबर का टेरन को देखते हुए, असेसिबिलिटी को देखते हुए, वहाँ की जनसंख्या को, वहाँ की वोटर के अनुपात को देखते हुए जरूरी था। लेकिन विडम्बना ये है कि कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ 15,000 वोटर थे। एक सबसे बड़ी उस वक्त वोटर के मामले में यही, जिसको गांधीनगर कहा जाता है, सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी वो थी। तो एक तो अनुपात के हिसाब से उनको ठीक किया गया। तो समय समय पर इलेक्शन कमीशन का जो यहाँ पर दौरा हुआ, इन मामलों में, डिलिमिटेशन के मामले को, परसिमन के मामले में सभी की पार्टियों से उन्होंने सलाह की। अब जबकि डिलिमिटेशन का प्रोसेस समाप्त हुआ तो उसी हिसाब से सरकार ने जिस प्रकार का वादा किया था और इलेक्शन कमीशन ने भी हाल ही के जम्मू कश्मीर के दौरे में अपनी बात कही है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया यहाँ पर लागू हो। भारतीय जनता पार्टी भी इस प्रकार की डिमांड करती है। भारतीय जनता पार्टी की भी यही डिमांड है कि इस उपयुक्त समय होने पर यहाँ का जो स्टेटहुड का दर्जा है वो भी वापस मिलना चाहिए। और अब उम्मीद बंधी है, क्योंकि एक बात तो हमें माननी पड़ेगी कि जब ब्यूरोक्रेसी हो जाती है या लोकतांत्रिक व्यवस्था रहती है, उसमें अंतर रहता है। एक सभी को अपना चुना हुआ जो नुमाइंदा है, इसमें चाहे वो पंचायत स्तर पर हो, चाहे वो लोकल बॉडीज के स्तर पर हो, वार्ड के स्तर पर हो, या जो दूसरे माध्यम से एमएलए हो, जो जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल के माध्यम से अपनी बात रखने का अधिकार रहता है, वो चीजें दोबारा आई। इस प्रकार की एक और कोशिश भी है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने इसका समर्थन किया है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि इसी वर्ष सितंबर अक्टूबर के महीने फिर से यहाँ पर अपनी सरकार बनेगी।
कविंदर जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि समय समय पर चाहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के वहाँ पर आए थे, तो उन्होंने इस चीज़ की भी पुष्टि की थी कि जल्दी यहाँ पर असेंबली इलेक्शन स्टेटहुड की बात की थी। माननीय गृह मंत्री जी का भी हमेशा यही रहा है कि जम्मू कश्मीर में खासकर इलेक्शंस की बात और लोकतंत्र की बहाली की बात की है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि इसी महीने 21 से 25 अगस्त के बीच बीच में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से असेंबली इलेक्शंस के शेड्यूल्स तय किए जाएंगे, क्योंकि 19 तारीख को वार्षिक अमरनाथ यात्रा समाप्त हो रही है। 20 तारीख को जो इलेक्टोरल लिस्ट है वो फाइनल हो जाएगी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से खुद 25 तारीख इज द अपर लिमिट असेंबली इलेक्शंस के शेड्यूल को अनाउंस करने की। क्या कहेंगे? अच्छा है, हम इस निर्णय का स्वागत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने पहले कहा, कि हमेशा से डिमांड करती है कि यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था बने। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, यहाँ जो जमीनी स्तर का लोकतंत्र है उसको भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसी ने स्थापित किया। पूरे देश में 13 बार इलेक्शन हो गए, चाहे वो लोकल बॉडीज के थे चाहे पंचायतों के। हमारी स्टेट में कितनी बार हुए, ये सोचने का विषय है कि यहाँ के लोग चाहते ही नहीं थे कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो एक गांधी जी की सोच थी, जो डॉक्टर अम्बेडकर की सोच थी, उसको जमीनी स्तर तक पहुंचाया जाए। पहली बार लोगों को पता लगा कि बीडीसी क्या होता है, डीडीसी क्या होता है, जिला परिषद क्या होती। पहले किसी को मालूम नहीं था। पंचायतों के इलेक्शन किए, पंच सरपंच चुने, केंद्र से पैसा लेने के लिए वो काम कर दिया। केंद्र में बैठी सरकारें कमजोर सरकारों को ब्लैकमेल करते रहे। 73rd 74th अमेंडमेंट की दुहाई तो मैंने भी एज ए मेयर रहते हुए सुनी है, लेकिन लागू किसी ने नहीं किया। अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो हम इसी तरह से चाहते हैं कि लोगों को अपना नुमाइंदा मिले। पंचायतों के माध्यम से 40,000 सरपंचों का चुना जाना कितनी बड़ी बात है। तो मुझे तो लगता है आतंकवाद यहाँ पर फैलने का कारण भी था कि लोगों तक जो बात पहुंचाने वाला एक जिम्मेवार व्यक्ति था वो यहाँ पर बनने ही नहीं दिया। जम्मू कश्मीर में कुछ लोग, जिसको आज INDI गठबंधन का नाम भी दे सकते हैं, इसको किसी दूसरी दिशा में ले आना चाहते थे। और अब वो परिस्थितियां बदल चुकी हैं जम्मू कश्मीर की, ये समझना होगा। आज लोगों की सोच वो नहीं है। लोग टेररिज्म के बारे में नहीं सोचते, टूरिज्म के बारे में सोचते हैं। आज वो रोजमर्रा के कैलेंडर जारी नहीं हो रहे हैं। आज वो मिल्टन के जनाजे में लाखों की तादाद में लोग नहीं चलते हैं। खुली बंदूकें लेकर के कोई नहीं लहराता है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति सबसे बड़ी वो एक, मुझे लगता है कि जरूरत जिसकी रहती है उस सरकार में इच्छा शक्ति है, तभी जम्मू कश्मीर आने वाला नया जम्मू कश्मीर बनेगा। इस प्रकार की हमें कल्पना नहीं करनी चाहिए। ये हमारा खाली स्वप्न नहीं है, ये हमें करके दिखाना। कविंदर जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर एक बदलाव के दौर से गुजर रहा है और वो बदलाव इस वक्त नजर आ रहा है। पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से एक नए रिकॉर्ड के साथ वार्षिक अमरनाथ यात्रा चल रही है। 2 करोड़ से ज्यादा जो टूरिस्ट पिछले वर्ष दर्शन जम्मू कश्मीर आए हैं। इस वर्ष जून के महीने में 1 करोड़ 8 लाख पर्यटक जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं, जो स्पष्ट तौर पर दर्शा रहे हैं कि आज पत्थरबाजी कहीं भी नहीं। युवा स्टार्टअप्स की तरफ से जा रहा है, टूरिस्ट यहाँ पर आ रहा है और एक बदले हुए जम्मू कश्मीर को देखकर एक नई अनुभूति के साथ वापस जाता है। जी बिल्कुल, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमने वो दौर भी देखा है कि जब श्रीनगर के लिए, डोडा के लिए या भदरवा के लिए लोग जाते थे तो राशन 1-2 दिन का साथ में रखते थे। कारण यहाँ सड़कों का जाल ही नहीं था, ना कि सड़कें बनाने का काम था। आज पिछले 10 सालों में आप अंतर देख सकते हैं। मैं अक्सर अपने, हमारे देवता है इधर चंगिया बॉर्डर पे अरनिया के आगे, मुझे लगता है कि 2.25 घंटे हम वहां जाया करते थे। जाने का मन भी नहीं करता था कि कैसी सड़कें। आज 35 मिनट में वहां पहुंचते हैं। आज किसी भी तरफ आप चले जाओ, बॉर्डर रोड्स को तो डेवलप किया ही नहीं जाता था। तो इसी प्रकार से सबसे पहले मेरा ये मानना है, सड़कें सही होंगी तो लोगों को एक कॉन्फिडेंस भी होगा और लोगों को एक स्फूर्ति आती है, अंदर से वो आवाज आती है। जहां 12 घंटे पहुंचना है वहां हम 4 घंटे में पहुंचते हैं कश्मीर में। आज हम सुबह जाकर के शाम को वापस आते हैं। मैं खुद इस प्रकार से अपनी गाड़ी पे जा चुका हूँ।
नंबर एक। दूसरा, शहर में बढ़ते हुई आबादी को देख करके जिस प्रकार से रिंग रोड्स का निर्माण किया गया है वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। आज मैं अगर कोई भी व्यक्ति इधर से जाए, जमींदारा ढाबा से जा करके कहीं भी अखनूर तक जाता है, 35 मिनट उसको लगते हैं। ऐसे 35 मिनट तो हमें सतवारी पहुंचते नहीं हुए नहीं लगते थे। और एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण का बात ये नहीं है, हमने पहले भी प्रोजेक्ट देखे हैं, ये नहीं कि दूसरी सरकारों में प्रोजेक्ट नहीं होते थे, लेकिन जो प्रोजेक्ट हम यहाँ पर शुरू होता था वो 20 साल का पीरियड, इस साल इतना फंड जारी होगा, इस साल इतना फंड जारी होगा, ऐसा अब कुछ नहीं है। और एक इच्छा शक्ति के कारण से टाइम बाउंड वो सारी चीजें पूरी हो रही हैं। मेडिकल कॉलेजेस अनाउंस करना से आज विपक्ष कई बार कहता है हमने किए थे, आपने अनाउंस किए थे, लेकिन आपने किया कुछ नहीं। आपने आज मेडिकल कॉलेजेस वो चल रहे हैं, वहां पर सीटें चल रही हैं, वहां पर वो काम हो रहा है, स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, हमने मोर देन डबल यहाँ पर सीटें की हैं। आईआईटी, आईआईएम, कोई भी ऐसी स्टेट नहीं जिसमें 2 आईआईटी और 2 आईआईएम हो, ये जम्मू कश्मीर है। कोई ऐसी स्टेट नहीं जिसमें 2 एम्स हो, वो जम्मू कश्मीर है। ये सब ये सभी 2014 के बाद यहाँ पर हुआ है। सबसे पहले आम व्यक्ति को क्या चाहिए होती? सुरक्षा हमने यहाँ पर दी है, मिलिटेंसी को कम किया है। यहाँ पर शिक्षा के माध्यम से लोग बाहर ना जाएं, यहीं पर उनको सबको मिले, इस प्रकार की हमारी ये भी कोशिश की गई है। बाकी रहा रोजगार के मामले में हम सोच रहे हैं कि देखिए, मिलिटेंसी होगी तो कोई यहाँ इन्वेस्टर नहीं आएगा, कोई यहाँ पर कारपोरेट सेक्टर नहीं आएगा, कोई यहाँ पर इसको इन्वेस्टर नहीं आएगा। आज वो चीजें हो रही हैं। आज हमने एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी ला करके लोगों को विषय दिया है, और जो 70 साल में नहीं कुछ कर सके वो हमसे जवाब मांगते हैं 3 सालों में क्या हुआ। भाई अभी लोग जमीनें खरीदेंगे, हमने उसके लिए अभी हाल में इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो बनाई है उसमें एक्सटेंशन दी है, अभी 1-2 दिन पहले ही हुआ है। अच्छे काम हुए हैं। और यहाँ का नौजवान जो कोशिश करता था, घर वाले क्या कहते थे, हमें पकड़ के हमारे बेटे को कहीं वो कच्चा ही लगवा दो जी, टेम्परेरी लगवा दो, इसको क्लास 4 लगवा दो, ये हमारी सोच बनी थी। लेकिन आने वाले समय में ना तो यहाँ का नौजवान किसी से भीख मांगेगा नौकरी के लिए, वो जॉब सीकर नहीं बनेगा, जॉब प्रोवाइडर बनेगा। इस प्रकार का माहौल बनाने की जरूरत है, और उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में यहाँ खुशहाल लोग हों। जम्मू कश्मीर में आज भी लोग भीख मांगकर खाने वाले बहुत कम हैं, लेकिन आने वाले समय में ये और भी 100 लोगों को खिला सके, इस प्रकार के नौजवान को हमें यहाँ पर बनाना है और यहाँ पर खुशहाली लानी है। यहाँ पर टेररिज्म को छोड़ करके टूरिज्म की लोग बढ़े। लेकिन ये बात कहूंगा कि वो लोग जिनकी आज भी दुकानदारी, राजनीतिक दुकानदारी इसी कारण से चलती थी कि वो केंद्र में बैठी कमजोर सरकारों को ब्लैकमेल किया करते थे, जमायत और हुर्रियत जैसे संगठनों का सिक्योरिटी तक प्रोवाइड कर रखी थी। जब उनको पेट दर्द भी होती थी, उनके लिए चार्टर्ड प्लेन लेकर के दिल्ली में जाया करते थे। ये जो आज भी सोच है, इस सोच को बदलने की जरूरत है। कविंदर जी, आपने सोच के जिक्र किया, और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको ये अभी भी बदलाव या तो नजर नहीं आ रहा या फिर डाइजेस्ट नहीं हो रहा। वो आज भी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं दुकानदारी उनकी, जिस तरह आपने जिक्र किया, जो उनका बिजनेस था, दुकानदारी धारा 370 और अलगाववाद पे चलती थी, आज वो बंद होती नजर आई है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, इन इलेक्शंस को लेकर, लोकसभा के जो इलेक्शंस हुए हैं पूरी इतना शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं, लेकिन उसके बाद जम्मू डिवीजन में लगातार जो आतंकवाद की बढ़ती घटनाएं नजर आ रही हैं, किस नजरिए से उसको देखेंगे, और कितनी सक्षम हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं? जिस तरह कश्मीर में अमन चैन है, जम्मू भी नॉर्मल सी थी, और इससे थोड़ा एक चुनौती नजर आ रही है अगर इलेक्शंस होते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इस प्रकार की चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ेगा। ये जो आतंकवाद है, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है, ये हमें मानना पड़ेगा। पिछले लगभग 35 वर्षों से ये उतना कसूर पाकिस्तान का नहीं है जितना हमारे यहाँ पर बैठे हुए उन काली भेड़ों से है, जो आज भी उनका समर्थन करती हैं, पाकिस्तान से बात करने की वकालत करती हैं। और खास करके यहाँ अब 5 सालों में कैसे ये भारत के झंडे चढ़ने यहाँ पर शुरू हो गए। लाल चौक में जो तिरंगा, लाल चौक आज एक सेल्फी पॉइंट बना है। मुझे याद है जब मैं विधानसभा का स्पीकर था,
तो मेरी जानकारी में सदन चलते चलते एक बात आई, कोई लाल चौक पर झंडा चढ़ाने भारत का गया, उसको अंदर कर दिया। और तब उस वक्त के डीजी के राजेंद्रा को मैंने कहा था 5-10 मिनट में उनको छोड़ करके ये मुझे रिपोर्ट करो। ये हालत थी कि वहां पुलिस भारत का झंडा चढ़ाने वाले को पकड़ती थी, वो पाकिस्तान का झंडा चढ़ाने वाले को नहीं पकड़ती थी। इस प्रकार की जो सोच थी वो आज भी कई लोगों में है। और इस मिलिटेंसी को एक तो सुरक्षा बलों पर सवाल खड़ा करना यह सबसे ज्यादा गलत है। हमने 20-20, 25-25 साल के नौजवानों को जो सेना की वर्दी में या सुरक्षा बलों की वर्दी में अपना बलिदान दे करके पूरे देश भर से क्या हम उनकी शहादत पर सवाल उठाएंगे? ये शर्म की बात है। इस प्रकार से आज भी लोग कर रहे हैं। दूसरा, ठीक है, ये पाकिस्तान हमारे साथ 3 जंगें लड़ चुका है, जीता नहीं। अब उसने यही तरीका अपनाया है। पाकिस्तान में भुखमरी है, पाकिस्तान में अलगाववाद चल रहा है, पाकिस्तान में सिंध, कराची, ये जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग, बलूचिस्तान के लोग उनसे अलग होना चाहते हैं। अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वो इस प्रकार की कोशिशें जो की जाती हैं। आज पाकिस्तान का टीवी देखिए, वहां पर जो चर्चा होती है, भारत के प्रधानमंत्री की चर्चा होती है, किस प्रकार से देश की सोच बदली है, वो कंपैरिजन करते हैं उसके साथ। और इस सारे हालात में मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी हाल ही के दिनों में किसी ने कहा कि पाकिस्तान का एक लेफ्टिनेंट जनरल आकर के सीमा पर बैठा है जो कि फौज ये अपने सुरक्षा बलों को भेज रहा है। ऐसा नहीं है कि आतंकवाद का मुकाबला, ये मैं मानूंगा कि कहीं ना कहीं वो अपनी जो कोशिश थी उसमें कामयाब हो गए, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि ये चीजें परमानेंट चलेंगी। उन्होंने अपनी रणनीति बदली, हमारे सुरक्षा बलों की रणनीति, उनको पता है, सक्षम है वो अपने काम करने में। आतंकवाद को इलेक्शन के साथ जोड़ना, ये एकदम से चीजें खत्म होगी नहीं होगी। पाकिस्तान इस प्रकार के प्रयास करता रहेगा। पहले भी हमने उनके घर में जाकर के मारा है, जो ज्यादा भी जरूरत पड़ी तो दोबारा भी इस प्रकार से चीजें होंगी। पाकिस्तान का ये खेल ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। आज बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भी आपने देखा। 57 मुस्लिम देश, वो शरण लेने के लिए किसी और देश में नहीं गई। उसको पता है भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर मैं सुरक्षित हूँ। देखिए, इन सभी विषयों को कहीं ना कहीं लेना होगा। और जो लोग गाजा की बात करते थे, फिलिस्तीन की बात करते थे, उन पर जो सवाल वो बांग्लादेश पर नहीं बोलते। इन सभी चीजों को कहीं ना कहीं सोचे। इस देश के अंदर लोग बैठे हैं जो चाहते हैं कि आतंकवाद चलता रहे, उनकी दुकानदारी चलती रहे, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं। इन सब के बीच डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का भी एक बयान आया, किस नजरिए से उस बयान? ये भी INDA गठबंधन का एजेंडा है। ये किस प्रकार से भारत में अफरा तफरी को फैलाना है। ये वही गठबंधन है जो पाकिस्तान के आम भी खाता है। बिल्कुल, ये मणिशंकर अय्यर जैसे लोग जाकर के पाकिस्तान में कहते हैं हमें जिताइए, हम आपका साथ देंगे। वही पाकिस्तान से आम भी आ रहे हैं इनके लिए। हाँ, इनके लिए तो सब कुछ आएगा। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है, ये इन्होंने पैदा की है। चाइना में बैठ करके गुप्त समझौते करते हैं। ये अभी इनका पर्दाफाश होने वाला है। ये कितना पैसा इनको आता है देश के खिलाफ बोलने के लिए। और राहुल गांधी जैसे लोग बाहर जाकर के इंटरव्यू में यहाँ वहां पर कहते हैं कि यहाँ पर असहिष्णुता है, ये है, वो है। तो भाई यही देश है जिसने आपके खानदान को सहन किया है, 4 पीढ़ियों को। आपकी कोई कैपेबिलिटी तो है नहीं, लेकिन आपको सहा है इस देश ने। आपके खानदान से 3-4 प्रधानमंत्री बनाए हैं। तो यही देश में इनको जब सत्ता में नहीं रहते तो इस प्रकार की इनको चीजें नजर आती हैं। ये उस नकाब में वो काली भेड़ें हैं जो इस देश को नुकसान पहुंचाना चाहती है। इसको समझना होगा। और मैं ये भी कहता हूं, अपने लोकसभा चुनाव का जिक्र किया, कहीं ना कहीं इनका झूठ चला, लेकिन इस इलेक्शन में इनको बेनकाब करेंगे, इनको पर्दाफाश करेंगे कि कैसे लोगों को लालच दे करके 8500 रुपया देंगे, ये देंगे। झूठ, इस देश को हम बेचेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है देश के हर नागरिक को सक्षम करेंगे, वो ज्यादा कमा सके, दूसरों को भी जॉब प्रोवाइड कर सके। ये भीख देने वाला काम
हम नहीं करेंगे। इस प्रकार की एक सोच लेकर के और इनको बेनकाब करके हमें आगे बढ़ना है। मतलब जी, एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, खासकर कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य की अगर बात करें, लोकसभा के इलेक्शंस के बीच में ही जमात इस्लामी की तरफ से आया था कि उन पर बैन हटाया जाए, और उनके जो कैडर हैं उन्होंने लोकसभा इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट किया था। और क्या आने वाले अगर असेंबली इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होते हैं, एक टर्निंग पॉइंट कश्मीर की राजनीति में, अगर जमात इस्लामी भी पार्टिसिपेट करेगी इलेक्शन? देखिए विवेक जी, जैसे हालात बदले और उन संगठनों को भी लगता है कि आने यहाँ पर आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ पर एंटी नेशनल एलिमेंट्स के लिए कोई जगह नहीं है। अगर उनका माइंड चेंज होता है तो मुझे लगता है कि अगर आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुख्य धारा में आते हैं, इस देश के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए काम करना चाहते हैं, तो एक तरीके से इस जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए काम करें, तो सरकारों को इनके बारे में सोचना चाहिए। अगर ये इलेक्शन में आकर के अपना पूरा करते हैं, तो मुझे लगता है कि देश में सभी को मौलिक अधिकार है, लेकिन उस आड़ में कुछ और चाहते हैं, वो नहीं होने दिया जाएगा। क्योंकि इस वक्त जमात इस्लामी भी बांग्लादेश में सक्रिय है। बिल्कुल, चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी इन इलेक्शन, आने वाले इलेक्शंस को लेकर कितनी तैयार है? देखिए, हमने तो यही सोचा है कि हम सरकार बनाएंगे। मैंने पहले कहा, झूठ के माध्यम से काफी सीटों पर हमारा वोट प्रतिशत कम हुआ है, और जो हमारा विपक्ष है भारतीय जनता पार्टी का, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से डरता है। तभी तो, चाहे वो पैंथर पार्टी हो, अपनी पार्टी हो, आजाद साहब की पार्टी हो, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, सभी इकट्ठे क्यों हो जाते हैं? उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी, इनकी दुकानदारी जो है वो नहीं चलने वाली है। अब असेंबली इलेक्शन में देखो क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि ये सभी अपनी क्योंकि सारे सत्ता की लोलुपता इनको बड़ी है, और अब ये अलग अलग लड़ते हैं, ये अपने एग्जिस्टेंस रखते हैं या नहीं है, ये सारी चीजें तय होंगी, कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में आएगी। तो अगर सरकार बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी में उसका सबसे प्रथम स्थान होगा। कविंदर जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण जानकारी जम्मू कश्मीर के परिदृश्य में आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे श्री कविंदर गुप्ता, जम्मू कश्मीर के फॉर्मर डिप्टी सीएम, जिन्होंने प्रकाश डाला असेंबली इलेक्शंस को लेकर भाजपा कितनी तैयार है और किस प्रकार जम्मू कश्मीर बदलाव की राह पर गामजन हो रहा है। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।